एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अब उनको देखते हैं जो कि हमारा लीड हीरो है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉवेल राइटर है और साथ ही साथ डिलीवरी बॉय भी। जब ये अपनी नॉवेल का एक चैप्टर पोस्ट कर रहा होता है तभी उसको उसकी बॉस बुलाती है और उसे कुछ डिलीवरी का सामान देती है। ओबुन जब वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसके डिलीवरी शॉप में काम करने वाले दोस्त मिल जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि अभी वो इन जगहों पे जा रहा है जिसमें कॉन्डो 85 का नाम भी शामिल होता है। और इस जगह का नाम सुनकर उसके दोस्त तो ये कहते हैं कि अरे ये जगह तो बहुत डरावनी है और उस जगह से रिलेटेड कुछ अजीब से किस्सों के बारे में उसे बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ब्लैक मैजिक होता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक मर्डरर भी रहता है। ये सारी बातें सुनकर तो ओब्यून डर ही जाता है, बट तभी उसे उसकी बॉस चिल्लाती है कि तुम अभी तक गए नहीं। फिर सब लोग अपने अपने फूड डिलीवरी का सामान लेके वहाँ से चले जाते हैं। सारी जगह पे अच्छे से डिलीवरी करने के बाद में जब वो एक जगह से वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि एक बच्ची अपनी कैट को लेकर परेशान होती है क्योंकि उसकी कैट पेड़ पर फंसी हुई होती है। वो उस बच्ची की मदद करने के लिए जाता है और वो उस कैट को उतारने की कोशिश करता है, बट थोड़ा सा डिसबैलेंस होने की वजह से वो वहाँ से गिर जाता है। लेकिन तभी उसे बचा लेता है हमारा सेकंड हीरो जिसका नाम है शान। और ऐसे होती है इन दोनों की पहली मुलाकात। बट पहले ओब्यून बेचारी कैट को देखने में लग जाता है और तब तक शान वहाँ से चला जाता है और फिर ओब्यून उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और फाइनली वो उसे मिल जाता है और वो उसे थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। ओब्यून अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर शान का दोस्त आ जाता है और वो शान को लेकर वहाँ से चला जाता है। फाइनली ओब्यून पहुँचता है कॉन्डो 85 में जहाँ पर उसकी लास्ट डिलीवरी बची हुई है। वो उस फूड के ओनर को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसे कहाँ पर आना है, बिकॉज इतनी बड़ी बिल्डिंग में उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। बट वो उसे सिर्फ इतना बताता है कि तुम ऊपर आ जाओ और ये तुम मेरे रूम में रख देना। ओब्यून इसके बारे में और कुछ पूछ पाता इससे पहले ही उस ओनर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ओब्यून कैसे भी डरते डरते ऊपर वाले रूम में जाता है और उसे वहाँ पर एक रूम भी दिखता है जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि वहाँ पर ब्लैक मैजिक होता है और उसे अपने दोस्तों की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। बट वो कैसे भी हिम्मत जुटा के उस रूम में एंटर होता है और उसकी वाली चीजें रख देता है। बट तभी ओब्यून को बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती है जिसमें एक इंसान कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, तुम बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे। और ओब्यून को ये लगता है कि कोई अंदर खतरे में है और बेचारा ओब्यून उस इंसान को बचाने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है और कुछ भी बिना सोचे समझे वो उस इंसान के हाथ का चाकू फेंक देता है और वो उसे पकड़ लेता है और ऐसे ही वो दोनों बाथटब में गिर जाते हैं। बट फिर भी ओब्यून उस इंसान को पकड़े रहता है और वो किसी से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे पकड़ के हूँ। बट जब उसका ध्यान जाता है कि उस बाथरूम में उसके अलावा कोई नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील होता है और उस इंसान की शक्ल देखने पर उसे ये भी पता चलता है कि ये वही शख्स है जिसने उसकी सुबह जान बचाई थी। और फिर वो शान से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन मुझे तुम कुछ कहना मत। शान भी इस बात के लिए राजी हो जाता है लेकिन तभी सडनली वहाँ की लाइट चली जाती है और शान को अंधेरे से डर लगता है इसलिए वो ओब्यून को कस के पकड़ लेता है। ओब्यून को पहले तो डर लगता है कि शान ने अचानक से उसे ऐसा क्यों पकड़ लिया, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि शान को अंधेरे से डर लगता है और जिस तरीके से शान उसे पकड़कर होता है उसे गुदगुदी भी लग रही होती है। और ओब्यून शान से कहता है कि अच्छा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर बैठा हूँ, बस तुम मुझे ऐसे पकड़ो मत, मुझे गुदगुदी लग रही है। और कुछ देर ऐसे ही ऑकवर्डनेस के साथ वो दोनों बैठे रहते हैं लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और साथ ही साथ वहाँ की लाइट भी वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शान का दोस्त ओब्यून को चिल्ला रहा होता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। फिर ओब्यून उसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए बताता है कि कैसे उसे लगा कि वहाँ पर कोई किसी का मर्डर करने वाला है, इस वजह से वो उस बाथरूम के अंदर गया। बट शान का दोस्त ओब्यून की कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि वो उसकी बॉस से कंप्लेन करेगा। फिर ओब्यून बस वहाँ से सॉरी कह के निकल जाता है। बट शान का इन सारी बातों में कोई रिएक्शन नहीं रहता, इसलिए उसका दोस्त उससे पूछता है कि नॉर्मली तो तुम ऐसी बातों को जाने नहीं देते हो, फिर आज क्या हुआ, तुम्हारा कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। फिर शान उसे बताता है कि उसे वो मिल गया है। फिर उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये वही है। फिर शान अपने दोस्त को बताता है कि उसने उसकी सेंट से उसे पहचाना
क्योंकि उसे उसके सेंट अच्छे से याद है और वो उससे ओब्यून का नंबर भी मांगता है। अब शान ओब्यून को क्या समझ रहा है ये बात तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी। ओब्यून इधर शॉप पर वापस आता है और उसकी शॉप ओनर उसे जॉब से निकाल देती है क्योंकि किसी ने उसकी कंप्लेंट की थी कि वो खाना टाइम पर नहीं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से ओब्यून को इस जॉब से हाथ धोना पड़ा। इधर एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि वहाँ पर ओब्यून के सर पर दूसरी मुसीबत आ जाती है, जिसमें उसकी दोस्त उसे कॉल कर बताती है कि उस पर किसी की स्टोरी कॉपी करने का इल्जाम लगा है। बट ओब्यून अपनी सफाई में बताता है कि उसने किसी की भी स्टोरी कॉपी नहीं की है। फिर उसकी दोस्त उसे एडवाइस देती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज तुम बैन भी हो सकते हो और साथ ही साथ तुम पर केस भी चलेगा। ये बात खत्म होने के बाद में ओब्यून को फिर से किसी का कॉल आता है, जिसमें वो इंसान ओब्यून को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें स्टोरी लिखनी नहीं आती है तो फिर तुम स्टोरी लिखना छोड़ दो, और वो उस पे केस भी करने वाला है। और ये सब कह के वो फोन रख देता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चान ओब्यून की शॉप पर कॉल करता है और ओब्यून के बारे में पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने अभी अभी उसको जॉब से निकाला है और वो अपने किसी भी स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती है। शान फिर निराश होकर अपना फोन रख देता है और इधर ओब्यून बेचारा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि उसके साथ में ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि भले ही कोई उस पर यकीन करे ना करे, लेकिन वो उस पर यकीन करता है। लेकिन जो भी ओब्यून के लीडर्स है वो तो ओब्यून को अच्छे से नहीं जानते हैं ना, इसलिए वो उस पर यकीन कैसे करेंगे। इसलिए ये सारे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए उसे एक बार शिरी से मिलना पड़ेगा और शिरी कल ही बैंकॉक छोड़कर जाने वाला है, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द मिलने की एडवाइस देता है। और उसका भेजा हुआ शिरी का एड्रेस जब ओब्यून देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही कॉन्डो वाला लड़का है। बट तभी फिर से उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें उससे अभी मिलने की जरूरत नहीं है, कल उसकी एक पार्टी है तो हम उसे वहीं पर मिल लेंगे। डायरेक्ट हमारा सीन शिफ्ट होता है उस पार्टी की तरफ जहाँ पर शिर-ए का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है कि कैसे शिर-ए टॉप नॉवेलिस्ट में से एक है और उनका इस पार्टी को अटेंड करना कितने ऑनर की बात है। और उसी भीड़ में हमारा ओब्यून भी बैठा होता है अपने दोस्त के साथ और उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा वैसे ही हम शिर-ए से बात कर लेंगे। और अब हमें पता चल गया है कि शिर-ए ही शान है, तो फिर हम उसे शान ही बुलाएंगे। और सारी पार्टी खत्म होने के बाद में हम देखते हैं ओजोन और ओब्यून को जो एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे होते हैं और उसका दोस्त ओजोन अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि कैसे शान और ओब्यून की स्टोरी एक दूसरे से सिमिलर है। और वो अपनी बेकार सी बातें करते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है जब तुम दोनों का माइंड एक हो, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे जैसा सोचते हो। फिर ओब्यून उससे कहता है कि तुम बेकार सी नॉवेल पढ़ना बंद करो और अपनी बेकार सी इमेजिनेशन को भी खत्म करो, क्योंकि मुझे लगता है कि उन सारी इमेजिनरी नॉवेल्स पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तुम कुछ भी बातें सोच रहे हो। इधर शान भी ओब्यून से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होता है, लेकिन जब उसे ओब्यून दिखता है तभी शान को उसके फैंस रोक लेते हैं और ऐसे ही वो लोगों से बात करने में मशरूफ हो जाता है और वो ओब्यून से नहीं मिल पाता। फिर डायरेक्ट हमारा सीन शिफ्ट होता है रात में और ओब्यून के फोन में चार्जिंग नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ के होटल मैनेजर से पावर बैंक मांगता है। और तभी हम ये भी देख पाते हैं कि कोई अनजान सा इंसान ओब्यून की फोटोज क्लिक कर रहा होता है और जानबूझ के वो इंसान ओब्यून से टकराता भी है। तभी उसका दोस्त ओजन वहाँ पर आता है और वो उसे बताता है कि उसने शान के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है और वो सीधा उसे लेके चलता है शान के पास ताकि वो उसके साथ में बात करके सारी चीजें क्लियर कर ले। और उस रूम में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग होते हैं। वो लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें सबसे पहले ओजोन अपना नाम बताता है, फिर सेकंड नंबर होता है सिन का और थर्ड नंबर पे है जाओ समुद। और हमारे शिर-ए यानी शान को तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। फिर ओब्यून भी अपना नाम बताता है। फिर ओजोन कहता है कि अभी तो पूरी रात बाकी है, एक काम करते हैं कि अपन लोग एक गेम खेलते हैं। बट ओब्यून को गेम नहीं खेलना होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ शान के साथ में मैटर क्लियर करना होता है। बट उसका दोस्त ओजोन उससे कहता है कि प्लीज अभी तो पूरी रात पड़ी है, तुम बाद में उससे बात कर लेना, लेकिन अभी हम लोग गेम खेलते हैं ना। और फिर थक हार कर ओब्यून इस चीज के लिए हाँ कर देता है। फिर ओजोन कहता है कि यहाँ पर वायस कंपनी के 5 फेमस लोग बैठे हैं, जिसमें ओजोन का एज ए नॉवेलिस्ट नाम है साइरस, जो कि लिखता है फैन फिक्शन स्टोरीज, और ओब्यून एज ए लिटिल प्रिंस गॉड ऑफ वुजुआ, सुमान
एज अ चिन्हाई गॉड ऑफ ड्रामा और एट द लास्ट शान एज शी इज ए ग्रेट गॉड। और ओजोन एक ऐसा गेम सजेस्ट करता है जो इन नॉवेलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मजेदार है। इस गेम में जो भी हारेगा उसे सजेस्ट की हुई नॉवेल के 3 लाइन्स पढ़ने पड़ेंगे और अगर वो पढ़ नहीं पाया तो फिर उसे एक ड्रिंक लेना पड़ेगा। और सबसे पहले इस गेम में हारता है हमारा सामान और उसे पनिशमेंट के तौर पर इरोटिक बुक की लाइन पढ़नी पड़ती है। बट वो ऐसी प्लेन वॉइस में उसे रीड करता है जैसे कि उसमें तो कोई इमोशंस ही नहीं है। और फिर इस बार सेकंड टाइम हारता है सिन और फिर ओब्यून उसे पनिशमेंट के तौर पर एक चीज रीड करने के लिए देता है। बट सिन उस चीज को रीड नहीं कर पाता और आधे में ही छोड़ देता है और ड्रिंक ले लेता है। फिर ओजोन उससे कहता है कि ऐसा क्या खास था इसमें जो तुम रीड नहीं कर पाए। और जब वो उस चीज को पढ़ता है तो वो देखता है कि उसमें कुछ भी ऐसा इरोटिक था नहीं जिससे वो पढ़ ना पाए। बट सिन उसे बताता है कि एक्चुअली में वो भी एक नॉवेलिस्ट है, तो आगे क्या होने वाला है वो पहले ही चीजें इमेजिन कर लेता है। और इमेजिन करने के बाद में उसे बहुत शर्म आती है और वो ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन कर लेता है जो उसे इमेजिन नहीं करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट टाइम फंसता है हमारा ओजोन। और फिर जब ओजोन रीड करने के लिए जाता है तो उसे भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। ओजोन की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि क्या ये 18+ सीन है। बट सब लोग जब रीड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में उसे दिक्कत उस सीन से नहीं है बल्कि उस कैरेक्टर के नाम से है, क्योंकि उस कैरेक्टर का नाम था पाए जो कि उसके एडिटर का भी नाम है। और वो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज रीड करेगा तो उसे तो पाए की याद आएगी। लेकिन फिर भी बड़ा दिल करके ओजोन वो चीज रीड कर लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम बारी आती है हमारे शान की और इसे पनिशमेंट देने का जिम्मा हमारे ओब्यून के हाथ में रहता है। बट ओब्यून उससे कहता है कि सिर्फ रीड करने में मजा नहीं आ रहा है उतना, इसलिए तुम एक काम करो कि स्टोरी पढ़ने के साथ साथ तुम्हें एक्टिंग भी करनी पड़ेगी और एटलीस्ट तुम्हें 5 लाइन्स तो रीड करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर ये सारी ड्रिंक्स मैं पीऊंगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये सारी ड्रिंक्स तुम्हें पीनी पड़ेगी। और जैसा उस नॉवेल में लिखा है वो बिल्कुल वैसा ही सीन रिक्रिएट करता है वो भी ओब्यून के साथ में। और अपने सारे रोमांटिक डायलॉग ओब्यून के आगे कहने के बाद में वो उस बुक के अकॉर्डिंग उसके पास में जाता है और वो ओब्यून के इतना ज्यादा क्लोज होता है कि ओब्यून भी उस चीज को फील करने लगता है। बट तभी शान उससे कहता है कि बस इतना ही था। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।